मैरी कैथरीन लावो का जन्म 1801 में न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना के फ्रेंच क्वार्टर में हुआ था, ऐसा माना जाता है। उनकी मां मार्गोराइट डियार कांथरेल एक पूर्व गुलाम थीं और उनके पिता चार्ल्स लावो के नाजायज बेटे थे। ट्रेडू एक सर्वेयर और राजनीतिज्ञ थे जो न्यू ऑरलियंस के मेयर बने। उनके दोनों माता पिता स्वतंत्र, अश्वेत या मिश्रित नस्ल के लोग थे, लेकिन उनके जीवन के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि बची हुई रिकॉर्ड्स बहुत कम हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैरी के पिता अमीर व्यापारी थे जिनके पास प्लांटेशन था। कुछ लोग कहते हैं कि वे दुकान के मालिक थे। मैरी लावो की कहानी समझने के लिए जरूरी है कि हम उनके पूर्वजों और उन दुनिया भर की संस्कृतियों, रीति रिवाजों व धर्मों के मिश्रण को देखें जिन्होंने न्यू ऑरलियंस की स्थापना से उस पर प्रभाव डाला। 1682 में फ्रांस ने उस क्षेत्र को उपनिवेशित किया जिसे बाद में लुइसियाना टेरिटरी कहा गया। इस समय के दौरान कई फ्रांसीसी पुरुषों ने मूल निवासी महिलाओं से विवाह किया और उनमें से बहुत से लोग केवल मूल अमेरिकी लोगों की मदद से ही जीवित रह पाए। 30 साल से भी अधिक समय बाद 1718 में जीन बैप्टिस्ट लेमोनियर ने ला नोवू ऑरलेंस नामक शहर की स्थापना की, जिसे क्रेसेंट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 1722 में न्यू ऑरलियंस फ्रेंच लुइसियाना की राजधानी बन गया। तो जाहिर है कि फ्रांसीसी लोग आसपास की जमीन पर फसलें उगाना चाहते थे, शहर का विस्तार करना चाहते थे और उपनिवेश को जितना संभव हो सके उतना लाभदायक बनाना चाहते थे। फिर भी उनके पास ऐसा करने के लिए जरूरी संसाधन और जनशक्ति नहीं थी। नतीजतन पश्चिम और मध्य अफ्रीका के हजारों लोगों को उनके घरों से जबरन ले जाया गया और न्यू ऑरलियंस के बंदरगाहों पर लाया गया, जहां उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया। यही ठीक वही हुआ था लावो की परदादी के साथ 1743 में। उन्हें अपने परिवार से छीनकर एक विदेशी जमीन पर गुलाम बना दिया गया था। इसी समय के आसपास फ्रांसीसियों द्वारा लागू किए गए एक कानूनों के समूह को ब्लैक कोड कहा जाता था। अब वो पहले से ज्यादा उदार हो गया था। यह मुख्य रूप से इसलिए हुआ क्योंकि फ्रेंच लुइसियाना अब स्पेन का हिस्सा था। कई वर्षों के युद्धों के बाद फ्रांस के लिए उपनिवेश बनाए रखना बहुत महंगा हो गया। इसलिए 1762 में फॉन्टेनब्लू की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें फ्रांस ने लुइसियाना को स्पेन को सौंप दिया। स्पेनिश अधिकार क्षेत्र के तहत दास बनाए गए लोगों के साथ व्यवहार थोड़ा बेहतर था। वे अपने खाली समय में काम कर सकते थे और अपनी आजादी खरीदने के लिए पैसे बचा सकते थे, और साथ ही रविवार को उन्हें चौक पर जाकर अफ्रीकी धुनों पर नाचने की अनुमति भी थी। इसके अलावा अब श्वेत पुरुषों और स्वतंत्र गैर श्वेत महिलाओं के बीच विवाह जैसे संबंधों की अनुमति दी गई थी। मैरी लावो की दादी कैथरीन कुछ साल पहले गुलामी में पैदा हुई थीं। आखिरकार उन्हें एक स्वतंत्र गैर श्वेत महिला और एक सफल उद्यमी फ्रांसवा पोमेट द्वारा खरीदा गया। हालांकि कड़ी मेहनत से उन्होंने अपनी आजादी खरीद ली और जब वो 42 साल की थीं, तो न्यू ऑरलियंस के फ्रेंच क्वार्टर, जो शहर का सबसे पुराना इलाका है, में खुद के लिए एक सुंदर सा घर भी बना लिया। सेंट एनी स्ट्रीट पर स्थित वह कॉटेज बाद में मैरी लावो का घर होने के लिए मशहूर हो गया, जो शहर की प्रसिद्ध वुडू रानी थीं। मैरी की मां भी गुलामी में पैदा हुई थीं, लेकिन उन्होंने अपने मालिकों के लिए मेहनत से काम किया, इसलिए उन्हें सिर्फ 18 साल की उम्र में आजादी मिल गई थी। अक्टूबर 1800 में सैन इल्डेफोंसो की तीसरी संधि के तहत न्यू ऑरलियंस और लुइसियाना में स्पेनिश शासन का अंत हो गया था। इस संधि के तहत स्पेनिश साम्राज्य लुइसियाना को फ्रांस को वापस सौंप देगा और बदले में पामर की डची प्राप्त करेगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने तय किया कि वह यह विशाल क्षेत्र नहीं रखेंगे। हैती में क्रांति और यूनाइटेड किंगडम के साथ संबंधों के टूटने के कारण नेपोलियन बोनापार्ट ने 1803 में लुइसियाना को नवगठित संयुक्त राज्य अमेरिका को 1.5 करोड़ डॉलर में बेच दिया। अप्रैल 1812 में लुइसियाना आधिकारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का 18वां राज्य बन गया। हालांकि इससे पहले यह अन्य राज्यों से काफी अलग था। विभिन्न संस्कृतियों के बड़े प्रभाव के कारण
फ्रेंच मुख्य बोली जाने वाली भाषा थी। आधिकारिक दस्तावेज स्पेनिश में होते थे और आधिकारिक धर्म कैथोलिक था। साथ ही कई श्वेत दक्षिणी लोग इस विचार के विरोधी थे कि गैर श्वेत लोग गुलाम रखें, व्यापार करें और गुलामों को आजादी पाने का मौका मिले। मारी लावो न्यू ऑरलियंस में मौजूद सांस्कृतिक विविधता का एक शानदार उदाहरण थीं। वो अफ्रीकी, मूल अमेरिकी और फ्रांसीसी वंश की एक स्वतंत्र गैर-श्वेत महिला थीं। उनके शुरुआती जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यह जाना जाता है कि वह बचपन में लगभग हर दिन मास में जाती थीं। मारी की परवरिश उनकी दादी के घर हुई, वहीं उन्होंने हेयर ड्रेसर बनना सीखा। न्यू ऑरलियंस में रोमन कैथोलिक परंपराएं वुडू से मिलीं। अनुयायी भगवान में विश्वास करते थे और पूर्वजों की आत्माओं से भी संवाद करते थे। वुडू अनुष्ठान मैरी को आकर्षित करते थे। इनमें से कई प्रथाएं उन्हें मां और दादी से मिली थीं। 4 अगस्त 1819 को मैरी लावो ने सेंट लुइस कैथेड्रल में जैक्स पेरिस से शादी की। इस रिश्ते के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यह पता है कि जैक्स एक स्वतंत्र अश्वेत व्यक्ति थे जो बढ़ई का काम करते थे। हैती क्रांति में जैसे हजारों शरणार्थी न्यू ऑरलियंस आए, वैसे ही जैक्स भी वहां शरणार्थी बने। मैरी का जैक्स के साथ रिश्ता शादी से कुछ साल पहले ही शुरू हो गया था, क्योंकि उनकी 2 बेटियां थीं, फेलिसिटे जो 1817 में पैदा हुई और मैरियन जी जो 1820 में पैदा हुई। सेंट लुइस कैथेड्रल के बपतिस्मा रिकॉर्ड्स इसे साबित करते हैं। 1820 के दशक में मैरी की बेटियों के सभी रिकॉर्ड गायब हो गए। यह संभव है कि वे मर गई हों। इस बीच कुछ लोग ये भी अनुमान लगाते हैं कि उनके वास्तव में कोई बच्चे नहीं थे। जैक टेरिस के निधन की कोई दस्तावेजी पुष्टि नहीं है, सिर्फ उनकी बेटी के बपतिस्मा रिकॉर्ड में 1820 में मौत का जिक्र है। अचानक गायब होना मैरी के जीवन की कई रहस्यमयी बातों में से एक है। ज्ञात है कि इसी समय उन्होंने खुद को विधवा पेरिस कहना शुरू किया था। मैरी एक बार फिर 1826 में फ्रांसीसी मूल के एक कुलीन व्यक्ति लुई क्रिस्टोफ डी उमेंसनेल डी गैपिलोन के प्यार में पड़ गईं। वह एक अमीर गोरे सज्जन थे जो न्यू ऑरलियंस के एक प्रतिष्ठित परिवार से आते थे। उस समय अंतरनस्ली जोड़ों को शादी करने की अनुमति नहीं थी। फिर भी उनका रिश्ता गैपिलोन की मृत्यु तक बना रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जोड़े के 15 बच्चे थे, लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मैरी लुगो सिर्फ 7 बच्चों की मां थीं। दुर्भाग्यवश 3 बच्चों की शैशवावस्था में मृत्यु हो गई। माना जाता है कि उनकी सबसे छोटी बेटी कुख्यात मैरी द्वितीय बनी, लेकिन हम इसमें निश्चित नहीं हैं। न्यू ऑरलियंस की वुडू क्वीन मैरी का जीवन अफवाहों और अटकलों से घिरा है। कोई नहीं जानता कि वह वुडू क्वीन के पद तक कैसे पहुंची। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने सेंट डेडे और मैरी सालोब या शायद मशहूर डॉक्टर जॉन के अधीन प्रशिक्षण लिया था। हालांकि यह अधिक संभावना है कि उनकी मां और दादी की शिक्षाओं के कारण ही वह इस पद तक पहुंची। यह भी अज्ञात है कि उन्होंने ठीक कब इतनी प्रसिद्धि हासिल की। हालांकि संभावना है कि यह 1840 के दशक के दौरान किसी समय हुआ होगा। 1869 के एक अखबार के लेख में उल्लेख किया गया है कि मैरी लावो ने 1/4 सदी तक वुडू क्वीन के रूप में राज किया था। न्यू ऑरलियंस में स्वतंत्र अश्वेत और मिश्रित नस्ल के लोगों के लिए जीवन अस्थिर था, क्योंकि वे गरीबी और दासता के किनारे पर थे। फिर भी मैरी ने नागरिकों का समर्थन किया और शहर में उनका बहुत प्रभाव माना जाता था। यह काफी हद तक उनके हेयर ड्रेसर के पेशे के कारण था, लेकिन साथ ही चूंकि वह न्यू ऑरलियंस के लोगों के बारे में जितना हो सके जानने की कोशिश करती थीं, मैरी शहर की प्रमुख महिलाओं के बाल संवारती थीं और इसका अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करती थीं। वह हमेशा अपनी उच्च वर्ग की श्वेत ग्राहकों के रहस्यों, शिकायतों और गपशप पर बहुत ध्यान देती थीं। इस सब ने उन्हें उपयोगी जानकारी हासिल करने में मदद की, जिससे कई लोग मानने लगे कि उनके पास भविष्यवाणी करने की शक्ति है। उनकी प्रतिष्ठा ऐसी थी कि पुलिस भी उनसे डरती थी। मरी के बारे में माना जाता है कि वह अक्सर सेंट एनी स्ट्रीट कॉटेज में अपने घर पर वुडू अनुष्ठान करती थीं। साथ ही
कॉन्गो स्क्वायर में नृत्य करती थीं और सेंट जॉन की पूर्व संध्या पर लेक पॉन्ट्रेक्विन के किनारे वूडू समारोहों का नेतृत्व करती थीं। कहा जाता है कि मरी सड़कों पर ऐसे चलती थीं मानो वे उन्हीं की हों और नाचती थीं जैसे वो आत्माओं की दुनिया की मालिक हों। मरी अपने सांप लिग्रांडे ज़ॉम्बी के साथ नाचने के लिए भी जानी जाती थीं, जो न्यू ऑरलियंस के वूडू अनुयायियों के बीच पूजा जाने वाला प्रमुख नाग देवता था। ये वूडू समुदाय में उनकी शक्ति का प्रतीक है। किंवदंती है कि उनकी शक्तियों से लोग डरते थे, क्योंकि माना जाता था कि जो उन्हें नाराज करता था उसके साथ बुरा होता था। शहर में अन्य वूडू रानियां थीं, पर उनके प्रभाव से वही सब पर राज करती थीं और वूडू की रानी कहलाती थीं। मैरी के पास जादू करने से लेकर भूत प्रेत भगाने तक की कई तरह की शक्तियां थीं। उनकी प्रथाओं ने उन्हें ग्रिगोरीस नामक ताबीजों की बिक्री से अच्छी आमदनी भी दिलाई। ये अफ्रीका से उत्पन्न हुए थे और माना जाता है कि ये पहनने वाले को भाग्यशाली बनाते हैं या बुरी शक्तियों से उसकी रक्षा करते हैं। माना जाता है कि वूडू की रानी आत्माओं को बलि चढ़ाती थी और यहां तक कि भविष्यवक्ता की भूमिका भी निभाती थी। उसके द्वारा दिए गए अजीब जादुई घोल, उसकी जटिल लय और अनुष्ठान और उसके पहले साथी का अचानक गायब हो जाना, इन सब ने कई लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वह शैतान के साथ साजिश कर रही थी। 20वीं सदी की शुरुआत के एक स्थानीय लेखक जॉन केंटन ने लिखा, अंधेरा होने पर बग्घियां मेरी के दरवाजे पर रुकती थीं और घूंघट एवं शानदार कपड़ों में महिलाएं जल्दी से अंदर जाती थीं ताकि उस बूढ़ी जादूगरनी से खरीदारी कर सकें। निस्संदेह वह एक भटकी हुई धोखेबाज थी, लेकिन आखिरी दिनों तक उसके पास धन की कमी नहीं थी। बेशक मिस्टर केंडल भी उन कई गलत जानकारी रखने वाले लोगों में से एक थे जो मानते थे कि वूडू का किसी न किसी तरह काले जादू से संबंध है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। न्यू ऑरलियंस वुडू का मुख्य मूल्य सुरक्षा और उपचार है। मारी का घर वहां रहने या आने वाले सभी लोगों के लिए सुरक्षित स्थान था। वो संतों की तस्वीरों से भरा हुआ था और मारी के बारे में यही जाना जाता था कि वो लगभग रोज कैथोलिक मास में जाती थीं। मारी को अपने समुदाय की मदद करने की गहरी इच्छा थी। वह स्थानीय लोगों की सहायता करती थीं। स्वतंत्र गैर श्वेत महिलाओं पर अपराध का आरोप लगने पर मारी अक्सर उनकी जमानत भर देती थीं, जिससे उन्हें दोषी साबित होने तक आजादी मिलती थी। वह कैदियों को खाना, दुआएं और उद्धार का मार्ग दिखाकर सांत्वना देती थीं। मारी कई अनाथ बच्चों की शिक्षा और कई मूल अमेरिकी महिलाओं की मदद के लिए भी जानी जाती थी। उनकी दयालुता इतनी थी कि लोग उन्हें जीवित संत मानते थे। 1855 में उनके जीवन भर के साथी क्रिस्टोफ ग्लैपिलोन का निधन हो गया। दुर्भाग्य से उन्होंने मैरी पर बहुत कर्ज छोड़ दिया। यह उनकी परोपकारी प्रवृत्ति के साथ मिलकर उन्हें बहुत कठिन आर्थिक स्थिति में ले आया। फिर भी न्यू ऑरलियंस के लोगों के लिए उनकी निष्ठा रही। खराब स्वच्छता, शहर की उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु और बार बार आने वाली बाढ़ के कारण कई बीमारियां और पीले बुखार की महामारियां फैल गईं। दुर्भाग्यवश उस समय दवाइयां मदद नहीं कर पाईं और हालात और खराब हो गए। इलाज में खून निकालना, उल्टी कराने वाली दवाएं और जुलाब शामिल थे। दूसरी ओर अफ्रो क्रियोल नर्सों जैसे कि मैरी द्वारा दी गई प्राकृतिक उपचार कहीं ज्यादा मददगार साबित हुए। इन महिलाओं ने पैरिश के पादरियों के साथ मिलकर मरीजों को पौष्टिक हर्बल चाय और ताजगी देने वाले स्नान दिए। दुर्भाग्य से गृह युद्ध के कारण मैरी और अन्य वुडू अभ्यासकर्ताओं की स्थिति और बिगड़ गई। नस्लीय तनावों के कारण न्यू ऑरलियंस में नए कानून बनाए गए, जैसे कि वुडू समारोहों पर प्रतिबंध। गृह युद्ध और दास मुक्ति उद्घोषणा के बाद श्वेत वर्चस्ववादियों ने वुडू को नीचा दिखाकर उसे बुराई से जोड़ना शुरू किया। कुछ लोगों ने उनके नृत्य और अनुष्ठानों का मजाक उड़ाया और उन्हें कामोन्माद कहा, जबकि अन्य ने कहा कि इन प्रथाओं से साबित होता है कि अफ्रीकी लोग अज्ञानी थे। सालों बीतने के साथ मैरी बूढ़ी और कमजोर होती गईं और धीरे धीरे और अधिक गरीब होती चली गईं। बाद में उनका निधन 15 जून 1881 को अपनी झोपड़ी में हुआ। उनके अंतिम संस्कार में बड़ा और विविध समूह शामिल हुआ, जिसमें श्वेत अभिजात वर्ग भी था। हजारों लोग उस महिला को श्रद्धांजलि देने सड़कों पर उतरे, जिसने कई लोगों की मदद की थी। इसके बाद उन्हें
सेंट लुइस नंबर 1 कब्रिस्तान में दफनाया गया। प्रसिद्ध लेखक लाफाडियो हीरन ने उन्हें अब तक की सबसे दयालु महिलाओं में से एक बताया। उस समय के रिपोर्टरों ने उन्हें एक संत महिला बताया जो बीमारों की सेवा और मृतकों व दोषियों के लिए प्रार्थना करती थीं। मैरी लावो का जीवन और उनकी किंवदंती आज भी जीवित है। हर साल हजारों लोग न्यू ऑरलियंस में उनकी कब्र पर जाते हैं। कुछ कहानियां हमें भरोसा दिलाती हैं कि उनकी आत्मा अब भी शहर में है, पर यह सच नहीं। उनकी कहानी का बहुत बड़ा हिस्सा अब भी रहस्य से घिरा हुआ है। सच्चाई यह है कि हम कभी भी वास्तव में नहीं जान पाएंगे कि वह सचमुच कितनी हद तक वुडू की रानी थी। उनकी जिंदगी कई किताबों, गानों, टीवी शोज और फिल्मों की प्रेरणा बनी है। हालांकि इनमें से ज्यादातर उनकी वुडू क्वीन के रूप में शक्तियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं और उन पर जोर देते हैं। सभी को नमस्कार और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फॉरगॉटन लाइव्स को आज के एपिसोड में बुलाने के लिए धन्यवाद देता हूं। वो अगले हफ्ते लौटकर फिर से आपका मनोरंजन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, ख्याल रखना।